नमस्कार बेटे जी। उम्मीद करती हूँ सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि हम हमारे चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं बेटे। और ये अंतिम पड़ाव जो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की और जोश की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हम जो बात करेंगे, हमारा टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन का भाव। ठीक है ना। और ये आपका संबंधित है किससे? राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म से। देखिए, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है, मतलब राष्ट्रवाद की या राष्ट्रीयता की जो भावना है, वो कब आती है, कब पनपती है? ठीक है। when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together, मतलब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वो एक ही राष्ट्र के अंग हैं और वो एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, ऐसी कोई कॉमन चीज़। ठीक है ना, जो उन सबको एक कर देती, यूनिटी ले आती है। तो हम सब में कॉमन क्या है कि हम सभी जो है वो क्या है, ब्रिटिशर्स के अंडर थे। ठीक है। और सबका स्ट्रगल है वो भी क्या था? अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये कॉमन चीज़ थी जो उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को वाइड स्प्रेड कर रही थी। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि विभिन्न जो समुदाय या क्षेत्र या भाषाएं जो थे, ठीक है ना, उनसे जो संबंध अलग अलग समूह थे, उनमें भी सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित हो, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन भी है, डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन ग्रुप्स भी थे, या डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी थी। जैसे हमने हिंदू की, मुस्लिम की अलग कम्युनिटी या दलितों की अलग बात की थी। तो उन सब के अंदर कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, या नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए। तो ये जो सेंस थी कलेक्टिव बिलोंगिंग की या बिलोंगिंगनेस की, ठीक है ना, ये हमारे क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे हम यूनाइटेड स्ट्रगल्स के बाद एक जो संघर्ष कर रहे थे। और इसके साथ साथ ऐसे कल्चरल प्रोसेसेस या सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। और उसके अंदर बेटा आपकी हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सब ने रोल प्ले किया, भूमिका निभाई अपने अपने इतिहास ने, साहित्य ने, लोक कथाओं ने, गीतों ने, चित्र व प्रतीकों ने, सभी ने। अब हम जो फर्स्ट ले रहे हैं इनमें से वो है आपका फिगर एंड इमेजेस। ठीक है ना, आपके रूपक या छवि, कि हम किसी भी एक चीज़ की कोई भी छवि बना लेते हैं। ठीक है ना, और जो हमारे अंदर लड़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना, जोश उत्पन्न करती है या फिर हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को लाती है। तो देखो, आपने जैसे बेटे फर्स्ट चैप्टर में किया था कि आपका फ्रांस और जर्मनी है, उसमें उन जो कंट्रीज़ हैं उनको उन्होंने एलेगरी फॉर्म के अंदर लिया था, और वो भी एलेगरी फीमेल एलेगरी में, नारी रूपक के रूप में लिया था, कि उनका जो देश या कंट्री है वो एक मदरलैंड है। ठीक है ना। ऐसे ही आपका फ्रांस में मरियाना और आपकी जर्मनी में जर्मेनिया थी। तो सेम ऐसे ही इंडिया के अंदर, या हम जब भारत की बात करते हैं तो हमने भी हमारे भारत जो देश है उसको हमारी मातृभूमि की संज्ञा दी, मदरलैंड। ठीक है ना। और उसकी इमेज बनाई क्या? भारत माता। ठीक है ना। वो फीलिंग लाने के लिए कि सबके दिलो दिमाग में ये छा जाए कि हमारा देश जो है या हमारी जो मातृभूमि है वो दास्ता की जंजीरों में जकड़ी हुई है, हमें उसे क्या मुक्त करवाना है। ठीक है ना, ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश शासन से उसको मुक्त करवाने के लिए हमें लड़ना है, स्ट्रगल करना है। इसीलिए भारत माता की छवि तैयार की गई। और जो फर्स्ट जो इमेज है क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की पहली छवि जो है वो बनाई। ठीक है ना। ही रोट वंदे मातरम एज ए हिम टू द मदरलैंड। और मातृभूमि की या उनकी वंदना या उनकी स्तुति करने के लिए उन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा। ठीक है ना, 1870s में। और फिर इसी गीत को उन्होंने बाद में एक नॉवल लिखी आनंद मठ, जिसमें इसे शामिल किया गया। और यही वंदे मातरम गीत जो है ये स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ बंगाल में, तो उस दौरान जब रैलीज निकलती थी या लोग झंडा या तिरंगा ट्री कलर लेकर जाते थे, तो ये गीत गाते जाते थे, वंदे मातरम, ताकि लोगों के अंदर एक नया उत्साह और एक नया। here are some of the images of भारत माता। एंड देखिए बेटा, फर्स्ट इमेज, दिस इमेज वाज पेंटेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, अबिंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने ये बनाई थी, भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था। और देखिए इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि शी इज़ पोर्ट्रेड एज एन एसेटिक फिगर। एसेटिक का मतलब एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। ठीक है ना। शी इज़ काम कंपोज, मतलब वो शांत और गंभीर हैं। डिवाइन देवी एंड स्पिरिचुअल हो गया, आध्यात्मिक गुणों से युक्त हैं। कि जो देवी इसमें या फिर हमारी जो भारत माता है इसमें प्रदर्शित या चित्रित की गई हैं वो शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो छवि है उसमें उनके एक हाथ में शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही हैं,
दिखाया गया है ना, हाथ में माला भी है, एक में बुक भी दिखाई दे रही है। तो वो शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही हैं। शिक्षा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पहली जो गुरु है वो माँ होती है, और हमने यहाँ हमारी पूरी मातृभूमि को ही माँ की संज्ञा दी, मतलब देश को ही, ठीक है ना। भोजन है वो भी हम माँ अन्नपूर्णा के रूप में उसमें देते हैं, धन धान्य से फलती फूलती रहे। किसान जो है वो जमीन से ही क्या खेती करते हैं और अन्न है वो प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और कपड़े दे रही है, इसीलिए क्या मातृभूमि के रूप में उनको दर्शाया गया है। उनके एक हाथ में माला है जो उनके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। फिर बाद में धीरे धीरे बेटा और भी बहुत सारी इमेजेस हैं वो पेंट या फिर क्रिएट की गई। जो नेक्स्ट दे रखी है नीचे देखिए, इसमें आपके जो भारत माता है, ठीक है ना, उनको दर्शाया गया है विद त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड अ लायन एंड एन एलिफेंट, बोथ सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। कि भारत माता की ये जो छवि है, ये जो पहले है उससे अलग है। इनके हाथ में त्रिशूल है और हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं, और दोनों ही सत्ता और शक्ति के प्रतीक है। पावर एंड अथॉरिटी मतलब कि त्रिशूल और जो त्रिशूल भी और साथ में हाथी और शेर जो है ये शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। और उसके बाद जो आप नेक्स्ट दे रहे हो, लास्ट में देख रहे हो, इसमें देखो ये अब जो हम चित्रित करते हैं, पेंटेड करते हैं, वो है, ठीक है ना, ट्री कलर के साथ में भारत माता। मतलब यहाँ पर क्या कि आप यूँ सपोज करो कि आप कभी भी रास्ते में या कहीं पर भी आप कोई भी ऐसा सिंबल देखते हो या ऐसे फिगर देखते हो, जैसे ओम का निशान या फिर आपका तिरंगा है, ठीक है ना, या फिर आपका कोई भी रिलीजियस साइन, तो उसको देखकर आपके मन में एक फीलिंग होती है, आस्था जो है वो जग जाती है। आप या तो नतमस्तक हो जाते हैं, ठीक है ना, या फिर आप हाथ जोड़ते हैं, या फिर मन से अंदर से आपके अंदर से कोई भी उसके प्रति ध्वनि है वो बाहर निकलती है। तो यहाँ भी ऐसा ही था, इन फिगर्स या इन छवियों को देखकर सबके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आती थी। उन्हें लगता था कि उनकी माँ उन्हें पुकार कर, ठीक है ना, उन्हें चीख कर ये कह रही है कि उन्हें मुक्त कराया जाए, किससे, दास्ता की इन बेड़ियों से। नाउ देयर इज़ ऑडियो फॉर यू बेटा, लिसन केयरफुली। दिल को छूने वाला और मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाने वाला है, सुनिए। लेट्स टेक द बेटा नेक्स्ट फीचर, इंडियन फोकलोर, भारतीय लोक कथाएं, ठीक है ना। नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स। बार्ड्स होते चारण या भाट,
जो जगह जगह जाते हैं, एक तारा हाथ में या सारंगी लेते हैं और कहीं की भी राजाओं की, महाराजाओं की, उनके शौर्य की, रानियों के सौंदर्य की या फिर वीरता जो है उसका बखान करते हैं, उसे गाते हैं, सुनाते हैं संगीतमय या संगीत के साथ उसको लयबद्ध करके। तो यहाँ भी ऐसा ही था। राष्ट्रवादी जो है उन्होंने भी इन लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के साथ साथ चारणों या भाटों द्वारा ये गाए जाने वाले इनको इकट्ठा करना शुरू किया और गांव-गांव जाकर इन्हीं गीतों के माध्यम से वो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने लगे, परंपरा की या पुरानी कहानियाँ सुनाकर, ठीक है ना। दे बिलीव दैट दीज टेल्स गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। मतलब उनका मानना था कि हमारी जो कहानियाँ, हमारी या परंपरागत जो संस्कृति है उसकी ये सही तस्वीर पेश करती है कहानियाँ, जो खत्म हो गई है अब किसके कारण, बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट या दूषित हो चुकी हैं। मतलब ब्रिटिशर्स के समय समय पर अलग अलग लोगों ने, आक्रमणकारियों ने अटैक किया, ठीक है ना, जिसके कारण ये नष्ट हो गई। तो उन्हीं गाथाओं को फिर से गाना, लोगों के जहन में डालना, फिर लाना। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेट्स, कि रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, ठीक है ना, उन्होंने बेटा ये काम बंगाल में लोक गाथा गीत, बाल गीत या फिर मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े और उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इसी प्रकार से मद्रास के अंदर जो नटेशा शास्त्री हैं, उन्होंने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का एक बहुत विशाल संकलन है वो 4 खंडों में प्रकाशित किया। बिकॉज ही बिलीव्ड दैट फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर, इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी, मतलब बहुत विश्वसनीय मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति थी ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है वो इन लोक कथाओं में थी। तो इन लोक कथाओं के माध्यम से लोगों के अंदर उस भावना को जागृत किया जा सकता था। जैसे आज भी बेटा देखो, हम शिवाजी की, रानी लक्ष्मीबाई की या फिर पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथा गाते हैं, ठीक है ना। उस वीरता के आधार पर क्या हम प्रेजेंट में बताते हैं कि हमें भी ऐसे ही जो वर्तमान में जो शक्तियां हैं उनका लोहा, उनसे लोहा लेना है, उनका सामना करना है। हम बचपन में बहुत पढ़ते थे, ठीक है ना, बहुत कविताएं भी लर्न की थी रानी लक्ष्मीबाई की से संबंधित, जो बुंदेले हर बोलो वाली थी। क्या थी बेटा वो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं बेटा आपकी फीचर है आइकन्स एंड सिंबल्स, चिन्ह और प्रतीक। कि चिन्ह और प्रतीक जो है उन्होंने कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग जो है उसको वाइड स्प्रेड किया, लोगों के अंदर उस भावना को कैसे उजागर किया, इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। हम 2 लेंगे। फर्स्ट है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्री कलर फ्लैग वाज डिज़ाइन। तिरंगा जो डिज़ाइन किया गया था उस वक्त, उसमें 3 रंग है, रेड, ग्रीन एंड येलो, ठीक है ना। दैट वाज रिप्रेजेंटेड इन राइट साइड, ठीक है ना। इट हैड 8 लोटसेस इज रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें 8 कमल के फूल, जैसे देखिए आपके ऊपर ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं, 8 कमल के फूल थे जो उस वक्त जो ब्रिटिश भारत था उसके 8 प्रांतों को दर्शाते थे। और देखो इसी में लोवेस्ट जो लेयर उसके अंदर दिखा रखा है ए क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्रिसेंट मतलब एक अर्धचंद्रमा जो है वो इसके अंदर दर्शाया गया है। 8 फूल के अलावा अर्धचंद्र जो है वो किस चीज़ को, उस वक्त हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। तो जो फर्स्ट फ्लैग है ये क्या स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बनाया गया था। सेकंड जो है देखिए गांधी जी ने डिज़ाइन किया 1921 में, ठीक है, ये स्वराज फ्लैग था। इट वाज अगेन ए ट्री कलर रेड ग्रीन वाइट, मतलब येलो की जगह अब आपका क्या आ गया, वाइट आ गया है। इट हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और देखो मध्य के अंदर इसमें आपका क्या चरखा दिखाया गया है गांधी जी का, सूत काटने वाला, ठीक है ना। मतलब जो चरखा जो प्रतीक है वो किसका है, स्वावलंबन का, सेल्फ हेल्प का, कि आप अपनी मदद खुद करिए, ठीक है ना। और जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत माना जाता था। मतलब जुलूस मतलब जब भी रैलीज निकलती थी, वंदे मातरम गाते जाते थे, तो हाथ में ये तिरंगे हैं वो लेकर नेशनलिस्ट या लीडर्स या लोग जो हैं वो ये लेकर साथ में चलती थी इन तिरंगों को। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम ए सिंबल ऑफ डेफियंस। डेफियंस का मतलब अवज्ञा, कि वो ब्रिटिश शासन की अवज्ञा को दर्शाता था। तो ये फ्लैग लेकर चलना वो, ये जैसे हम कहीं भी आर्य समाज की रैली निकालते हैं तो हम भी ऐसे ही जाते हैं, हाथों में आर्य समाज का झंडा लिए और मुंह पर आपके क्या स्लोगन होते हैं, नारे होते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ भी बेटा वही था कि ये हाथ में लेकर जाते थे, गाते हुए भी जाते थे, लोगों को अपने साथ जुटाते जाते थे अपनी राष्ट्रीयता की भावना को दर्शाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए। नाउ बेटा इट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पुनर्व्याख्या। री इंटरप्रेट करना मतलब क्या, कि हमारा जो पास्ट या जो अतीत है उसको हम फिर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम फिर बताएंगे। पर क्यों? क्योंकि हमारा वो पास्ट है वो बहुत ही ग्लोरियस है, गौरवमयी है, ठीक है ना। इसलिए उस ग्लोरियस पास्ट को या जो ग्लोरियस डेवलपमेंट्स हैं एंशिएंट टाइम के, उनको हमें अब प्रेजेंट में बताना है कि हम उस वक्त कितने वीर शौर्य से भरा हमारा इतिहास था, ताकतवर थे, हम हर चीज़ के अंदर स्किल्ड थे। तो अब हम ब्रिटिशर्स की गुलामी को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? तो इसलिए हम क्या करें, री इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारे उस इतिहास या उस हिस्ट्री को। देखो बेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब आप एग्ज़ाम में जाने से पहले कभी कभी डिमोरलाइज हो जाते हो, हतोत्साहित हो जाते हो कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कैसे करेंगे, छूट तो नहीं जाएगा। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, आपको एनर्जेटिक या रिचार्ज करने के लिए हम कोई भी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं या कुछ बताते हैं, ठीक है ना, कि आपको, जिससे आपको यूँ लगे कि नहीं आप कर सकते, कि बेटा पूरी साल तो कितना अच्छा किया, कितना अच्छा काम करते थे आप, क्या है पेपर तो आते रहते हैं, ठीक है ना, जीवन है ये तो क्या है, एक तरह से युद्ध के समान है। तो या तो तुम इसमें क्या लो, भाग लो, या इससे भाग लो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ें बताना जिससे आप डिमोरलाइज ना हो और आप तैयार हो जाए, रेडी टू विन। यहाँ भी ऐसा ही था कि अब वर्तमान में लड़ने के लिए हमने हमारे उस इतिहास को उठाया जो बहुत ही गौरव में ही रहा था। इसलिए देखिए, फर्स्ट इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स। हमने जो जो महान उपलब्धियाँ थी उनके बारे में डिस्कस करना या उनमें झांकना या लोगों को बताना शुरू किया। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स या आपके रिलीजन, ठीक है ना, लॉ एंड फिलोसफी या क्राफ्ट्स या ट्रेड, सब कुछ, मतलब हेड फ्लोरिस्ट बहुत ज़्यादा निपुण उस दौरान ये जो महान उपलब्धियां जो हैं धर्म की, संस्कृति की या हस्तकला की, ये सब बहुत ज़्यादा फल फूल रहे थे उस वक्त का हमने बताया। एंड दिस ग्लोरियस टाइम वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। और हमारा ये जो महान युग था बेटा, ये इसके बाद पतन का समय आया कब, जब भारत को गुलाम बना लिया गया, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम उनके ऊपर डिपेंड हो गए। और इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धि पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया। मतलब अर्ज करने लगे नेशनलिस्ट जो हैं वो लोगों से, ठीक है ना, द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशंस, कि वो संघर्ष करें उस वक्त जो दयनीय परिस्थितियां हैं जीवन की, ठीक है ना, अंडर ब्रिटिश रूल, कि हमें उनके खिलाफ है वो लड़ना है और हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है। इसलिए हम भी वही वीर योद्धा हैं, ठीक है ना, जिनको इस स्ट्रगल से इंडिपेंडेंस तक या फ्रीडम तक जाना है, ठीक है ना, और हमें क्या करना है, स्वतंत्रता को हासिल करना है। तो ये था बेटा आपका री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पुनर्व्याख्या, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा।